Hello students, how are you? Student, welcome back your online classes. This is your SST class. Student, today we will discuss about the chapter 5 in history, when people rebel in 1857 and after. In this chapter we read about the causes of this rebel and the beginning of rising, the spread of rebellion, suppression of this uprising, causes of failure of uprising, nature of uprising and आफ्टर द अपराइजिंग, यानी इस ये जो विद्रोह हुआ था, रेबल हुआ था, इसके पीछे क्या क्या रीज़न है और इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई, कैसे ये फैला और इतना ज़्यादा फैलने के बावजूद ब्रिटिश ने इसको किस प्रकार इसको दबा दिया, क्या रीज़न थे इसके फेल होने के, इसके अपराइजिंग के नेचर के बारे में हम पढ़ेंगे और ब्रिटिश ने इस विद्रोह को दबाने के बाद किस प्रकार की नीतियों का इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट किया, लागू किया। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो ब्रिटिश है उसने इंडिया को भारत को अपनी कॉलोनी बना लिया था, ठीक है, और यहाँ पर वो अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए इंडियंस को जो है बहुत ज़्यादा फोर्स करते थे और उसके लिए वो भारत के लोगों के ऊपर बहुत अलग अत्याचार भी करते थे, ठीक है, यानी वो बहुत ही इंडिया के लोगों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते थे, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो इस वजह से इंडियंस में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था ब्रिटिश के खिलाफ। ओके, तो अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या रीज़न थे कि किस तरीके से ब्रिटिश ने इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन किया, क्या क्या पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी और कैसे वही चीज़ें ब्रिटिश के खिलाफ एक विद्रोह के रूप में भड़की। पीपल एंगर एन अकाउंट वी हैव फ्रॉम दोज डेज आर द मेमोर्स ऑफ सूबेदार सीताराम पांडे। पीपल जो है बहुत गुस्से में थे और ये हमें किससे पता चलता है, सूबेदार सीताराम पांडे की मेमोर से, यानी जो उन्होंने बातें लिखी उस टाइम के बारे में, उससे हमें पता चलता है। अब सूबेदार सीताराम पांडे कौन थे? सूबेदार सीताराम पांडे ब्रिटिश रिक्रूट्स में ब्रिटिश की बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही थे 1812 में, ठीक है, यानी वो ब्रिटिश की जो आर्मी थी वहाँ पर सिपाही थे और उन्होंने 48 ईयर्स तक सर्विस की और 1860 में वो रिटायर हो गए। He helped the British to suppress the rebellion through his own son was a rebel and was killed by the British in front of his eyes। और उन्होंने हेल्प की ब्रिटिश की अपने बेटे के द्वारा इस विद्रोह को दबाने में, ठीक है, और विद्रोहियों को उनकी आंखों के सामने ही मार दिया गया। ऑन रिटायरमेंट जब वो रिटायर हो गए तो उनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे नॉरगेट, उन्होंने उनको मना लिया कि आपको अपनी मेमोर्स लिखनी है, यानी उस टाइम की बातें आपको नोट करनी है। ही कम्प्लीटेड द राइटिंग इन 1861 इन अवधि, और उन्होंने 1861 में अपनी जो राइटिंग थी, जो बातें थी उस टाइम की, वो लिख ली और वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी? अवधी लैंग्वेज में लिखी, और बाद में नॉरगेट ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और उसको पब्लिश किया, और उसके बाद पब्लिश करने के बाद उसका टाइटल क्या दिया? फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, यानी सिपाही से लेकर सूबेदार तक का जो सफ़र था, ठीक है। बाय द मिड 19th सेंचुरी, जब मिड 19th सेंचुरी थी तो ब्रिटिश ने इस्टेब्लिश किया अपने आप को एक, ब्रिटिश क्या करना चाहते थे? अपने आप को एक सुप्रीम पॉलिटिकल पावर के रूप में इंडिया में इस्टेब्लिश करना चाहती थी, और एक बहुत बड़े अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया वाज अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, और भारत का एक बहुत बड़ा पार्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर था, ठीक है, यानी ब्रिटिश के कंट्रोल में था। अदर एरियाज वाज अंडर इनडायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल, और दूसरे एरियाज जो थे वो ब्रिटिश के कंट्रोल में थे इनडायरेक्टली। कैसे? क्योंकि उन टेरिटरीज़ ने, जैसे कि बेटा हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि कुछ टेरिटरीज ने ब्रिटिश को सुप्रीम पावर मान लिया था, यानी ब्रिटिश की सुपरमेसी मान ली थी, ठीक है, यानी ब्रिटिश के अंडर में आ गए थे। मुगल एम्पीरियर एग्जिस्ट ओनली द नेम एज द एम्पीरियर, और उस टाइम जो मुगल एम्पायर था वो सिर्फ अपने एम्पीरियर के नाम की वजह से ही जाना जाता था। वो कौन थे उस टाइम? उनके एम्पीरियर बहादुर शाह जफ़र। उनके पास ना तो कोई टेरिटरी थी और ना ही कोई पावर थी। ओके, नियरली 100 ईयर ऑफ ब्रिटिश प्रेजेंस इन इंडिया हैड मेड ऑल सेक्शन इंडियन सोसाइटी वेरी अनहैप्पी, और लगभग ब्रिटिश के 100 सालों के जो शासन में इंडियन सोसाइटी के जितने भी सेक्शन थे वो सभी बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे, खुश नहीं थे। द रूलर
एनेक्सेशन ऑफ देयर टेरिटरीज, रूलर क्यों गुस्से में थे? क्यों? क्योंकि उनकी टेरिटरीज को जो है ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। और जब ब्रिटिश ने उनको अपने कंट्रोल में कर लिया था तो उन्होंने उसका विद्रोह किया, विरोध किया उसका। नोबल मैन वर एंगर्ड बाय लॉज ऑफ देयर जमींदारी, और जो नोबल मैन थे उनकी ज़मींदारी क्या थी, उनसे छीन ली गई थी, तो इसलिए वो गुस्से में थे। और किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, इसलिए किसान भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और जो ट्राइबल लोग थे उनसे उनका लाइवलीहुड छीन लिया गया था, यानी ट्राइबल्स जो थे जंगलों में रहते थे तो उनको जंगल में जाने की परमिशन नहीं दी गई थी। ठीक है, क्राफ्ट्समैन भी ब्रिटिश के अगेंस्ट थे। क्यों थे? क्योंकि जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, ठीक है, और क्राफ्ट उसकी वजह से जो क्राफ्ट्समैन थे उनको कंपटीशन करना, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया था से बने हुए जो सामान के साथ, ठीक है, अब्रॉड से जो सामान बन के आता था। यानी क्योंकि ब्रिटेन में सामान जो बनता था वो मशीनों के द्वारा बनता था और वो बहुत ज़्यादा सस्ता भी होता था। जब वो सस्ता होता था तो लोग जो है उसी सामान को खरीदते थे। ओके, तो जब उनका क्राफ्ट्समैन का, इंडियन क्राफ्ट्समैन का कंपटीशन हुआ तो क्योंकि क्राफ्ट्समैन हैंड में हाथ से सामान बनाते थे और वो बहुत ज़्यादा महंगा होता था, बहुत टाइम लगता था उसमें। इवन द सिपाही, द बैकबोन ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, वर अनहैप्पी। और जबकि देखिए कि जो सिपाही जो थे वो भी ब्रिटिश आर्मी की बैकबोन थे, वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, यानी वो भी खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा। द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एक्सप्रेस देयर एंगर थ्रू प्रोटेस्ट एंड रिवोल्ट्स। और अलग अलग जो सेक्शन थे सोसाइटी के वो अपने गुस्से को विरोध के द्वारा या विद्रोह के द्वारा ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करके दर्शाते थे। Between 1757 and 1856 there were numerous revolt in different part of country। 1757 से लेकर 1856 तक हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट में बहुत सारे रिवोल्ट हुए। और ये जो प्रोटेस्ट थे, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा लोकल एरिया में बहुत बड़े पैमाने पर हुए, लेकिन बट फिर भी इनको ब्रिटिश ने दबा दिया, बहुत ही आसानी से दबा दिया। ठीक है, अब क्या कारण थे? कॉजेज ऑफ अपराइजिंग इन रिवोल्ट के भड़कने के क्या क्या कारण थे, क्यों ये रिवोल्ट हुए? ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द बिगेस्ट चैलेंज टू ब्रिटिश अथॉरिटी केम इन 1857। 1857 में ब्रिटिश अथॉरिटी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आया। क्यों? क्योंकि इस साल में द पीपल ऑफ इंडियन रोज अप अगेंस्ट देम। जो भारत के लोग थे वो ब्रिटिश के खिलाफ होने लगे थे। ठीक है, उनने के ब्रिटिश के खिलाफ उनकी गुस्सा दिखाई देने लगा था। अपराइजिंग वाज culmination of accumulated grievance of people against टेक्निकल ब्रिटिश रूल। और ये जो उनका गुस्सा था ये सब ब्रिटिश के खिलाफ जो है भड़कने लगा था। ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ ये गुस्सा जो है उनका उभरने लगा था। और यानी ये जो विद्रोह होता बेटा, ये विद्रोह जो है, जो लोगों के मन में इतना आक्रोश ब्रिटिश के खिलाफ था, वो सब इकट्ठा होकर एक विद्रोह के रूप में भड़का। ठीक है, ये उसी का परिणाम था विद्रोह। अब इस खाली एक यही कारण नहीं था, और भी बहुत सारे कारण थे। वो क्या क्या कारण थे? जैसे कि हम अभी पढ़ सकते हैं कि बहुत सारे इकोनॉमिक कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, सोशल कॉजेज एंड मिलिट्री कॉजेज, इमीडिएट कॉजेज थे। तो अब हम पढ़ेंगे जो इकोनॉमिक कॉजेज थे वो क्या, कौन कौन से थे, क्या आर्थिक कारण जो थे। द मेन कॉज ऑफ पॉपुलर डिसकंटेंट वाज द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिकली एक्सपेंडिंग इंडिया। जो मेन कारण था ब्रिटिश के खिलाफ, जो लोगों के मन में आक्रोश हो रहा था, वो था ब्रिटिश की इकोनॉमिकली पॉलिसी। यानी इकोनॉमिकली रूप से ब्रिटिश जो है वो भारत में अपने आप का अपना प्रचार करना चाहते थे, अपने आप को फैलाना चाहते थे। और इसकी वजह से इंडियन सोसाइटी के हर एक सेक्शन उनको प्रभावित किया गया, उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पीजेंट के बारे में। किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? Peasants suffered due to high revenue demands and the strict policy of collection। जो peasant थे वो हाई रेवेन्यू की डिमांड उनसे की जाती थी, ठीक है, उसको वो झेल रहे थे। और जो उनकी टैक्स कलेक्शन की, जो रेवेन्यू कलेक्शन की जो पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। ब्रिटिश टुक अवे अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज प्रोड्यूस। और ब्रिटिश क्या करते थे, बहुत सारा उनके प्रोड्यूस जो वो उत्पादन करते थे उसका बहुत बड़ा पार्ट ब्रिटिश ले लेते थे। और
ज़्यादातर फैमिली को, जो किसान थे और उनकी फैमिली को भूखा ही रहना पड़ जाता था। इवन व्हेन क्रॉप्स फेल्ड, जब कभी क्रॉप्स भी फेल हो जाती थी तो ही फोर्स टू पे द लैंड रेवेन्यू, उनको लैंड रेवेन्यू पे करने के लिए फोर्स किया जाता था। ही ऑफन बोरोड मनी फ्रॉम द मनी लैंडर टू पे इट, और कभी कभी तो वो जमींदारों से, मनी लैंडर से पैसे भी उनको उधार लेने पड़ते थे, ठीक है, ताकि वो अपना रेवेन्यू को पे कर सके। इफ़ ही वॉज अनेबल टू पे बैक टू द लोन, द मनी लेंडर टूक अवे हिज लैंड, और अगर वो अपना लोन देने में एबल नहीं थे, यानी अपना लोन नहीं दे पाते थे वो मनी लेंडर को, तो मनी लेंडर उन पीजेंट से उनकी ज़मीनों को वापस ले लेते थे, ठीक है, उनकी ज़मीनों को अपने कंट्रोल में कर लेते थे। वंस rendered landless, the people found it even मोर डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। और ये जो लैंडलेस किसान जो होते थे, जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, तो इनके लिए तो अपने आप को सर्वाइव करना, यानी इनके लिए जीवित रहना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि ये किस तरीके से अपने फैमिली को पालेंगे। ओके, देन द सेकेंड, artisans and craftsmen were ruined by the unfair competition in British goods वर मैन्युफैक्चर्ड और मशीन। जो आर्टिशियंस थे और जो क्राफ्ट्समैन थे, उनको भी बहुत ज़्यादा अनफेयर कंपटीशन का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उनको उनका जो है क्राफ्ट्समैन और आर्टिशियन बिल्कुल नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में जो सामान बनता था वो मशीनों से बनता था, और मशीनों में से सामान बहुत जल्दी बन जाता था, और वो सामान बहुत ज़्यादा सस्ता होता था, ठीक है। लेकिन जो इंडियन क्राफ्ट्समैन थे वो सामान हाथ से बनाते थे, और मशीनों से बने सामान की तुलना में उनका सामान जो होता था वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता था, ठीक है। थस मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन वर इम्पोर्ट इनटू इंडिया विदाउट एनी ड्यूटी बीइंग लेव्ड ऑन देम, और जो ब्रिटिश से बना हुआ सामान होता था वो इंडिया में बिना किसी टैक्स के ईजिली आ जाता था। तो लोग क्या करते थे, जो सस्ता सामान होता था उसी को प्रेफरेंस देते थे खरीदने के लिए। सो द ट्रेडिशनली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वर रूइंड, और इसलिए जो ट्रेडिशनली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी भारत की वो बिल्कुल नष्ट हो गई। ऑल रूलिंग क्लासेस वर डिस्प्लेस्ड बाय द ब्रिटिश, और जितनी भी रूलिंग क्लास थी पुरानी उनको डिस्प्लेस कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो था ब्रिटिश उनके शासन को अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी, उनकी टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी, तो इस वजह से उन्होंने उनको डिस्प्लेस कर दिया, उनकी जगह से मतलब राजाओं को हटा दिया। ड्यू टू द विड्रॉल ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, और क्योंकि जब शाही लोगों का जो छत्र छाया में उनके अंडर जो बाकी लोग थे, राजा के अंडर जो लोग थे, वो उनको अपने लाइवलीहुड से हाथ धोना पड़ा, ठीक है। ड्यू टू द विड्रॉल ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, पीपल हु अर्न अ लिविंग बाय फॉलोइंग रिलीजियस एंड कल्चरल प्रोफेशन लाइक प्रिस्ट, पोएट एंड म्यूजिशियन लॉस्ट देयर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। यानी जो उस राज्य में जो लोग रहते थे, जो अपना रिलीजियस या कल्चरल प्रोफेशन के अंदर थे, जैसे कि प्रिस्ट, पोएट, म्यूजिशियन, उनको अपनी लाइवलीहुड से हाथ धोना पड़ा। नेक्स्ट है पॉलिटिकल कॉजेज, ठीक है, राजनीतिक कारण क्या थे। इंपीरियल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश की इंपीरियल पॉलिसी जो थी। ऑल ब्रिटिश रूलर्स फ्रॉम रॉबर्ट क्लाइव टू लॉर्ड डलहौजी फॉलोड एन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी एनेक्सिंग इंडियन स्टेट इनटू ब्रिटिश। रॉबर्ट क्लाइव से लेकर लॉर्ड डलहौजी तक ने ब्रिटिश को एक्सपेंशन की पॉलिसी को अपनाया। वो इंडियन स्टेट को किसी भी तरीके से ब्रिटिश के में स्टेट्स में मिलाना चाहते थे। एम्पायर आइदर बाय यूज टू फोर्स और टेरिटरी, और इसके लिए क्या करते थे, जो एम्पायर होते थे कभी कभी उनको ज़बरदस्ती या फिर उनके साथ किसी भी तरह की संधि करके उनको मिलाया जाता था, उनके साथ किसी भी तरह का गठबंधन करके उनको अपने राज्य में मिला लिया जाता था। इट गेव राइज टू रिसेंटमेंट अमोंग द नेटिव रूलर विच कुलमिनेटेड इन 1857 अपराइजिंग, और इसकी वजह से जो ब्रिटिश रूलर, जो इंडियन रूलर्स थे, उनके मन में ब्रिटिश के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, और ये 1857 के रिवोल्ट के रूप में उभर कर सामने आया, ठीक है। सेकंड है लॉर्ड डलहौजीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बेटा इसके बारे में भी हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि
लॉर्ड डलहौजी जो था उसने एक नई नीति अपनाई जिसके अनुसार वो इंडियन स्टेट को अपने कंट्रोल में कर सके। लॉर्ड डलहौजी वाज हाईली एम्बिशियस प्रो इम्पीरियलिस्ट। जो लॉर्ड डलहौजी था बहुत ही एम्बिशियस और प्रो इम्पीरियलिस्ट था, ठीक है। अंडर हिज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उसने जो नई नीति शुरू करी थी उसके अनुसार क्या था, एनी रूलर would not have natural heir to the throne would have to forfeit the right to rule his future generation। और ऐसा रूलर जिसके अपनी कोई संतान नहीं होती थी, यानी नेचुरल हायर नहीं होता था, तो उसको फ्यूचर जनरेशन में किसी को भी अपने गद्दी पर बैठाने का अधिकार नहीं था, ठीक है। और उसके जो स्टेट होता था वो ब्रिटिश के पास अपने आप चला जाता था। लीड टू एनेक्सेशन ऑफ स्टेट लाइक सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर। और इसकी वजह से बहुत सारे स्टेट जो थे जैसे सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर ये ब्रिटिश राज्य में मिल गए। इट वेव डिसकंटेनमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और इसकी वजह से ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो है रूलर्स में और ज़्यादा आक्रोश आ गया और ज़्यादा गुस्सा आ गया। अनेक्सेशन ऑफ अवध का जो अनेक्सेशन था वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि अवध को जो है ब्रिटिश ने उनके ऊपर मिस गवर्नेंस का आरोप लगाकर, यानी आपको अच्छी शासन व्यवस्था नहीं आती है, इसका आरोप लगाकर उसको अपने राज्य में मिला लिया था। इन 1856 लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड अवध ऑन ग्राउंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कुशासन का आरोप लगाकर उनको अपने राज्य में मिला लिया था। और अवध के नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह। उनको कहाँ भेज दिया गया, उनको कलकत्ता भेज दिया गया कि आपको एनुअली 12 लाख रुपीज़ की पेंशन दी जाएगी। थाउजेंड्स ऑफ कोर्टियर्स, नोबल्स, ऑफिशियल लॉस देयर जॉब। बहुत सारे नोबल्स ने, ऑफिशियल्स ने, कोर्टियर्स ने अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा, ठीक है। और जो जागीर थी लगभग 21,000 तालुकदार की जो जागीर थी उनको ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में ले लिया। एज अ रिजल्ट, अब इसका क्या रिजल्ट निकला कि जो अवध के लोग थे उनमें ब्रिटिश के खिलाफ बहुत ज़्यादा आक्रोश, गुस्सा फैलने लगा। प्लान टू एंड द मुगल डायनेस्टी। ब्रिटिश क्या करना चाहती थी, मुगल डायनेस्टी को ख़त्म करना चाहती थी, उसका एंड करना चाहती थी। द कंपनी वांटेड टू एंड द मुगल डायनेस्टी। फॉर दिस अ प्रॉपर प्लान वाज मेड। और इसके लिए एक प्रॉपर प्लान भी बनाया गया एंड वाज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ग्रेजुअली। और धीरे धीरे उसको लागू भी कर दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपनी रिमूव द नेम ऑफ मुगल किंग फ्रॉम कॉइन्स मिंट्स बाय देम। और सबसे पहले क्या किया गया, ब्रिटिश ने जो मुगल शासक ने जो सिक्के चलाए थे और उन सिक्के के ऊपर जो मुगल शासक का नाम लिखा होता था उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, उसको हटा दिया, ओके। An announcement was made in 1849 that family of Mughal Empire would be shifted out of the Red Fort after the death of बहादुर शाह जफ़र। और ये अनाउंस किया गया कि बहादुर शाह जफ़र के बाद उनकी फैमिली को रेड फोर्ट से शिफ्ट होना पड़ेगा। इट वाज अनाउंस्ड, और यह भी अनाउंस किया गया डेट दे वुड बी गिवन सम अदर प्लेस इन दिल्ली एज रेजिडेंस। और उनको दिल्ली में किसी और जगह पर रहने का स्थान दिया जाएगा। इन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द गवर्नर जनरल कैनिंग। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग जो थे उन्होंने डिसाइड किया डेट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफ़र की डेथ के बाद हिज डिसेंडेंट वुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एम्पीरियर। और उनके जो वंशज हो गए उनको एम्पीरियर के तौर पर नहीं पहचाना जाएगा। इट वाज डिसाइडेड दैट दे वुड बी कॉल्ड प्रिंसेस। और ये डिसाइड किया गया कि उनको प्रिंस के नाम से बुलाया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ चैप्टर वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।